नमस्कार दोस्तों, स्वागत है जी आप सभी के एक बार फिर से अपने इस प्लेटफॉर्म पर। मैं दीपक शर्मा सर आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से यहाँ पर। आशा उम्मीद है देखो आज की ये क्लास बड़ी अहम होने के लिए जा रही है, क्योंकि ये क्लास एक आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी की ऑफिशियली लास्ट क्लास है। हालांकि मैं एक डाउट सेशन भी आप लोगों के साथ रखूंगा, पूरी वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो है वो आप मतलब रिवाइज कर लीजिएगा। तो आज मैं इससे पहले अंटार्कटिका जो कि लास्ट कॉन्टिनेंट ऑफ वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी विश्व भूगोल का आखिरी आपका महाद्वीप है, इसके बाद हम सीधे इंडियन ज्योग्राफी यानी कि भारतीय भूगोल की तरफ चलेंगे। लेकिन उससे पहले एक दो बातें हैं जो आप लोगों से मुझे करनी है, तो इसके लिए आप एकदम रेडी हो जाइए, तैयार हो जाइए। ठीक है, देखिए जी, अभी तक मैं एक जरा क्विक रिवाइंड कर देता हूं जल्दी से, रफ्तार में, फटाफट। बहुत छोटा सा कॉन्टिनेंट है ये, क्लास जैसे रेगुलर होती है उतनी लंबी नहीं होगी, लेकिन बहुत छोटा सा कॉन्टिनेंट है। इस पूरे कॉन्टिनेंट को हम पढ़ेंगे। पूरा कॉन्टिनेंट तो 5वें नंबर पे आता है, लेकिन इंफॉर्मेशन नहीं है यार, इसमें कुछ है नहीं। लेकिन फिर भी जो एग्जाम्स में आपके क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, चलिए, आशा उम्मीद है आपसे भी बढ़िया होंगे। जब हम लोगों ने और आपने मिलकर कुछ टाइम पहले ज्योग्राफी की शुरुआत की थी, भूगोल की शुरुआत की थी, तो आपको याद होगा कि तब हमने सोचा नहीं था कि सफर, ये कारवा इतने अच्छे तरीके से यहां तक पहुंच जाएगा और आपको ज्योग्राफी यानी कि भूगोल मैप्स जो उसके हैं आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे जी, ये तो बाहर निकलेंगे ही नहीं। ठीक है, ये जो है हमने सबसे पहले ये पढ़ा था एशिया, आपको याद है? सबसे पहले एशिया कॉन्टिनेंट की तरफ हम लोग गए थे। दूसरे नंबर पे फिर मैंने आपको बताया अफ्रीका। तीसरे नंबर पर हमने पढ़ा नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। चौथे नंबर पर ये साउथ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा यूरोप, फिर ये ओशिनिया या ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट को मैंने आपको पढ़ाया कल, और ये सबसे नीचे वाला कॉन्टिनेंट जिसे हम आज पढ़ने के लिए जा रहे हैं अंटार्कटिका, ये कॉन्टिनेंट जो नीचे वाला है। इसके अगर ऑर्डर्स की बात करें तो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट विश्व का एशिया नंबर 1, जो जैसे नंबर 1 पे जो लिखा है वो सबसे बड़ा है, फिर जिस पे 2 लिखूंगा वो दूसरा सबसे बड़ा होगा। दूसरे नंबर पे अफ्रीका, तीसरे पे नॉर्थ अमेरिका, चौथे पे साउथ अमेरिका, पांचवा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका, छठवां सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट यूरोप, और सातवां सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है जी ओशिनिया। इस तरीके से अभी तक हम इस कारवा में चले। हम लोगों ने वर्ल्ड ज्योग्राफी में मैंने आपको लगभग सभी कॉन्टिनेंट्स के इंपॉर्टेंट पहाड़ों को कराया, पर्वत, सभी इंपॉर्टेंट रिवर्स को कराया यानी कि नदियां, सभी इंपॉर्टेंट लेक्स, झीलों को कराया, डेजर्ट्स, रेगिस्तान को हमने पढ़ा, आइलैंड्स हमने, टापुओं को पढ़ा, द्वीपों को पढ़ा, सबसे ऊंची चोटियां मतलब हम लोगों ने और आपने मिलकर पढ़ी। तो हमने बहुत कुछ मतलब वर्ल्ड ज्योग्राफी में, विश्व भूगोल में आपने और हमने मिलकर बहुत कुछ यहां पर पढ़ा। ठीक है, इसलिए ताकि आपको आने वाले समय में जो टॉपिक्स हैं वो समझ में आ सके। वर्ल्ड ज्योग्राफी में अच्छे से इसलिए पढ़ाता हूं ताकि आने वाले समय में फिजिकल ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी आपको अच्छे से समझ में आ सके। प्लस वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ने का फायदा आपको करंट अफेयर में होता है, आपको स्टैटिक जीके में होता है। ठीक है, एक सेकंड रुकना, जरा सेल डाउन होने वाले हैं। चले, मेरे जीएस के स्टाफ ने सेल चेक नहीं करे तो अच्छा मेरी नजर चली गई है ना, वरना पता नहीं चल पाता। आप लोग सोचते सर आवाज ही नहीं आ रही यार, ये तो आवाज तो आनी चाहिए ना, क्या नहीं? हाँ, तो ये सबसे बड़े कॉन्टिनेंट्स हम लोगों ने पढ़े आज। बस केवल पूरे वर्ल्ड ज्योग्राफी में हमारा अचीवमेंट है कि अब सिर्फ अंटार्कटिका रह गया। तो सबसे पहली बात तो हमने और आपने मिलकर बहुत ही काबिल तारीफ के साथ एक क्लास ली, इसके लिए तालियां हो जाए। लेकिन ये सफर यहां खत्म नहीं होता, ये तो सिर्फ एक ज्योग्राफी भूगोल की शुरुआत है। तो आपके एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए रेलवे का, आरआरबी का, या फिर अगर आप कोई वनडे एग्जाम दे रहे हैं एसएससी का, कोई क्वेश्चन आपका नहीं बचेगा। ठीक है, मैं इस टाइप से आपको पढ़ा दूंगा। एक सेट में आपको प्रैक्टिस सेट करवा चुका हूं और आने वाले समय में एक प्रैक्टिस सेट में ज्योग्राफी का और कराऊंगा। उसमें एंटायर ज्योग्राफी के आपके क्वेश्चंस रहेंगे, एंटायर ज्योग्राफी के आपके मतलब सवाल रहेंगे।
ठीक है, तो मैं उसको आपका एक टेस्ट के तौर पर आपसे लिया जाएगा। पहले एक टेस्ट लूंगा, फिर उसी को मैं आपको सॉल्व भी करूंगा, मैं उसका आपको सॉल्यूशन भी दूंगा। ठीक है, तो उसके सॉल्यूशन के लिए भी आप लोग रेडी रहना। ठीक है, अच्छा जी। अब चलते हम अंटार्कटिका की तरफ कि अंटार्कटिका जो कॉन्टिनेंट है, अंटार्कटिका जो महाद्वीप है, उसकी क्या खास बात है। सबसे पहले आप अंटार्कटिका की एक बार लोकेशन देखो जी। जब आप लोकेशन देख लोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा आप क्या पढ़ने के लिए जा रहे हो। वर्ल्ड के मानचित्र में, मैप में सबसे नीचे अंटार्कटिका है। क्या है जी? सबसे नीचे अंटार्कटिका है जी आपका। और अच्छे से दिखाता हूं, छोटा सा कॉन्टिनेंट है तो इसमें इतना परेशान नहीं होना है। बहुत मतलब चाहूं तो इससे 15 मिनट में भी समाप्त कर सकता हूं, एंड कर सकता हूं। ये इतना छोटा कॉन्टिनेंट है, कोई बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट नहीं है ये। देखो जी, ये पूरा मैंने मैप खोल लिया है जी, ग्लोब। और जब आप यहां नीचे जाओगे, जब आप यहां नीचे जाओगे, जैसे ये इंडिया था, ठीक है, आप इंडिया के एकदम नीचे चले जाइए। तो जब आप इंडिया के नीचे जाओगे तो ये जी अंटार्कटिका मिलेगा जी। यहाँ कुछ इस शेप का जी अंटार्कटिका आपको दिखाई देगा। दिख गया? ये जो आपको फिगर दिखाई दे रहा है, दैट इज द अंटार्कटिका। ये है जी अंटार्कटिका। ये पूरा का पूरा विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप। अगर आप इसी इमेजेस में मतलब देखेंगे, ठीक है, इसी इमेजेस में अगर आप देखेंगे तो आप पृथ्वी को घुमा दो जी, अर्थ को घुमा दो, तो अंटार्कटिका के देखो ठीक ऊपर ये साउथ अमेरिका आपको दिखाई दे रहा है, ये दक्षिणी अमेरिका। साउथ अमेरिका के ठीक ऊपर आप जाएंगे तो ये नॉर्थ अमेरिका, ये उत्तरी अमेरिका। ये हम लोगों ने सबसे बड़ा आइलैंड पढ़ा जी, ग्रीनलैंड को पढ़ा। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट, अफ्रीका से पहले हम लोगों ने एशिया को, ये मतलब बड़ा एशिया में इंडिया आया, और ये एशिया के बिल्कुल बगल में यहाँ अफ्रीका के ठीक ऊपर ये आपका यूरोप कॉन्टिनेंट यानी कि यूरोप महाद्वीप रहा। ठीक है, लेकिन हम बात कर रहे हैं अंटार्कटिका की। देखो अंटार्कटिका से बहुत से क्वेश्चन आपके बनते हैं। जैसे ऊपर देखो ये अटलांटिक ओशियन है, ये अंटार्कटिका के इस तरफ इंडियन ओशियन है, हिंद महासागर है, ये इस तरफ पैसिफिक ओशियन प्रशांत महासागर है, और बिल्कुल नीचे साउथ पोल की तरफ दक्षिणी जो हमारा है ध्रुव, वहां पर आपको अंटार्कटिका दिखाई दे जाएगा। तो अंटार्कटिका के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते रहे हैं। क्या हैं जी वो पॉइंट्स? तो वो पॉइंट्स आपको समझना चाहिए कि एक तो ये साउथ मोस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड है, विश्व का सबसे दक्षिणी महाद्वीप है ये, सबसे साउथ मोस्ट। 98% कवर्ड विद आइस, लगभग ये पूरी तरीके से बर्फ से घिरा हुआ है, ये आइस से घिरा हुआ है। तो आप इसे लिख लो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाइट कॉन्टिनेंट। ये सवाल आपका बनेगा कि हम इसे सफेद या श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं, श्वेत महाद्वीप। तो अगर पूछा जाए कि विश्व में ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट, कौन सा महाद्वीप है जिसे व्हाइट कॉन्टिनेंट, सफेद या श्वेत महाद्वीप कहा जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा जी अंटार्कटिका। नो परमानेंट पॉपुलेशन, कोई स्थायी जनसंख्या नहीं है। अगर आप देखा जाए तो अंटार्कटिका का हाल यह है कि जो जहां पहुंच जाए वो जगह उसकी हो जाती है, तो कोई परमानेंट पॉपुलेशन नहीं है जी, कोई स्थायी जनसंख्या नहीं है। जो जहां पहुंच जाए वो जगह उसी की हो जाती है। ठीक है, उसी का ही स्थान मतलब प्राप्त कर लेती है, वो जगह वो स्थान उसी का ही हो जाता है। ठीक है, इसीलिए हम बोलेंगे कि अंटार्कटिका में जीरो पॉपुलेशन है। अगर यहां पॉपुलेशन है भी तो यहां पे नागरिकता नहीं मिलती है, क्योंकि ये कोई देश वगैरह तो यहां रहते नहीं है, ये पूरा का पूरा है बर्फ। ठीक है, पूरी तरीके से। और कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का सबसे ठंडा महाद्वीप भी है। अंटार्कटिका को हम सबसे ठंडा महाद्वीप भी कहते हैं, या फिर ये सबसे ठंडा महाद्वीप भी है। अंटार्कटिका की फिर से आप एक बार जरा लोकेशन देखो। जब आप लोकेशन देखोगे तो अंटार्कटिका में आपको पता चलेगा कि बीचों बीच इसके साउथ पोल है। ठीक है, आप देख सकते हैं इस पॉइंट को, साउथ पोल दक्षिणी ध्रुव है, यानी कि अंटार्कटिका जो आपका है ये चारों तरफ से दक्षिणी ध्रुव इसके बीचों बीच, उसके चारों तरफ ये घेरा हुआ है। सदर्न ओशियन, दक्षिणी महासागर से ये
घिरा हुआ है। यहां पर एक हवाएं चलती हैं, कैटाबैटिक विंड्स, कैटाबैटिक हवाएं। ठीक, कैटाबैटिक हवाएं क्या होती हैं, ये मैं आपको फिजिकल ज्योग्राफी जब हवाओं का चैप्टर आपको मतलब कराऊंगा तो आपको वहां समझ में आएगा। जब इंडियन मानसून की तरफ हम आएंगे तब हम मतलब हवाओं की तरफ जाएंगे, तब वहां पे आपको ये पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा जी। ठीक है, तो हवाओं का जब हम टॉपिक करेंगे तो आपको पूरी तरीके से बहुत अच्छे से समझ में आने लग जाएगा। वेरी लो रेनफॉल, बरसात बहुत कम होती है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि अंटार्कटिका एक प्रकार का डेजर्ट है, ये एक प्रकार का मरुस्थल है। ये एक प्रकार का डेजर्ट है, ये एक प्रकार का मरुस्थल है, यानी कि रेगिस्तान है, ये डेजर्ट है, ये मरुस्थल के तौर पे कार्य करता है। तो इसकी जो कंडीशन है वो मरुस्थल जैसी है। अब इस मैप में आओ, जब आप मैप को देखोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आने लग जाएगा। जैसे देखो, ये तो रहा अंटार्कटिका के बीचों बीच साउथ पोल, जो आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा कि ये अंटार्कटिका का है साउथ पोल, यानी कि दक्षिणी ध्रुव। दिख रहा है, ये साउथ पोल है, दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका के एकदम बीचों बीच। ठीक, दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है? ये सदर्न ओशियन है, दक्षिणी महासागर है, ये सदर्न ओशियन है, दक्षिणी महासागर है। ठीक है, हाँ, ये इंडियन ओशियन है, ये हिंद महासागर है। देखो, कॉन्टिनेंट में इंफॉर्मेशन कम है, लेकिन जो भी है वो सटीक है। मतलब जब आपसे क्वेश्चन बनेगा तो आपके अलावा बहुत कम बच्चों का ठीक हो पाएगा, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को अंटार्कटिका कराया ही नहीं जाता, ये समझ के छोड़ दिया जाता है तो इसमें तो कुछ है ही नहीं। लेकिन फिर भी आपसे यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, और यहां से एक्चुअल में क्वेश्चन आपके बनते हैं, ऐसी बात नहीं है कि यहां से क्वेश्चन नहीं बनते हैं। ठीक है, अच्छा, अब आप देखो, अब मैं बिल्कुल पॉइंट की तरफ आता हूं। जैसे पॉइंट की तरफ अगर हम बात करें तो अंटार्कटिका में बहुत बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े हैं, और बर्फ के टुकड़ों को आइस शेल्फ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आइस शेल्फ, यानी कि बर्फ के टुकड़े। तो पहले वो इंफॉर्मेशन लेते हैं, फिर मैं आपके ऊपर मैप के लिए आता हूं। ठीक है, जैसे देखो, आप ये इंफॉर्मेशन लो, विंसॉन मैसिव अंटार्कटिका की सबसे हाईएस्ट पीक। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी का नाम विंसॉन मैसिव है। विंसॉन मैसिव अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है, याद रखिएगा। क्या? विंसॉन मैसिव। ये लोकेशन देखो जी, ये लोकेशन विंसॉन मैसिव की है, सबसे ऊंची चोटी विंसॉन मैसिव। ठीक है, तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विंसॉन मैसिव। विंसॉन मैसिव हाईएस्ट पीक ऑफ अंटार्कटिका, सबसे ऊंची चोटी कौन सी? विंसॉन मैसिव। विंसॉन मैसिव, हाईएस्ट पीक ऑफ अंटार्कटिका, अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी विंसॉन मैसिव। विंसॉन मैसिव सबसे ऊंची चोटी। फिर से देख लो जी एक बार आप इसकी लोकेशन, विंसॉन मैसिव की। ये इसकी हाइट है 4897 मीटर। तो अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी विंसॉन मैसिव है, 4897 मीटर के आसपास इसकी ऊंचाई है। अंटार्कटिका के वेस्ट वाले पार्ट में यह स्थित है, अंटार्कटिका के पश्चिमी वाले भाग में यह स्थित है। कौन? विंसॉन मैसिव। ठीक है, अंटार्कटिका में दो बहुत बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े फेमस हैं, दो बहुत बड़े बड़े आइस शेल्फ हैं। एक आइस शेल्फ का नाम है रॉस आइस शेल्फ, रॉस हिम शेल्फ कहते हैं बर्फ के टुकड़ों को, और एक का नाम है रॉन आइस शेल्फ, यानी कि रॉन हिम शेल्फ। तो दो बर्फ के टुकड़े हैं, पहले नंबर पे रॉस और दूसरे नंबर पे रॉन। तो रॉस आइस शेल्फ और रॉन आइस शेल्फ, ये दो बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े हैं, दो बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े हैं, ये दो बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े हैं। तो आप इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा, दो बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े। मैप में देखो जी आप, तो आपको और मजा आएगा। इस मैप को शिफ्ट करके यहां से यहां पे लाता हूं। हाँ जी, दो बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े इस मैप में जरा देखो, कहीं दिखाई दे रहे हैं आप?
दो बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े। पहले बर्फ के टुकड़े देखो, ये रहा जी रॉस आइस शेल्फ। ध्यान से देखना, अंटार्कटिका देखने का ही खेल है। ये रहा जी रॉस, जो मैंने लिखा है ये है रॉस, और ये रहा जी रॉन आइस शेल्फ। ये है जी रॉन आइस शेल्फ। अब देखने से बताओ कौन सा बर्फ का टुकड़ा आपको बड़ा लग रहा है? कौन सा बर्फ का टुकड़ा आपको लग रहा है बड़ा, रॉन या रॉस? तो देखने में आपको यही महसूस हो रहा होगा कि सर रॉन आइस शेल्फ बड़ा है, लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो सबसे बड़ा बर्फ का टुकड़ा रॉस आइस शेल्फ है। ये सबसे बड़ा बर्फ का टुकड़ा है, लार्जेस्ट आइस शेल्फ इन दी वर्ल्ड। विश्व में या संसार में सबसे बड़ा हिम शेल्फ, विश्व में संसार में सबसे बड़ा, अरे भैया हिम शेल्फ, यानी हिम का मतलब बर्फ, लिख लो इससे फटाफट। सबसे बड़ा बर्फ का टुकड़ा, अरे फ्रांस देश के बराबर साइज है जी इसका, समझ रहे हो? फ्रांस देश के बराबर साइज है जी इसका। अब देखो, अब मैं आपको यहां पर एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं, और फिर आप समझना कि मैं आपको क्या समझाने के लिए जा रहा हूं। ध्यान से देखना। ये भाइयों बहनों, ये है पानी। आज तक ऐसे किसी ने नहीं समझाया होगा, लेकिन मैं समझा दे रहा हूं। आप भी क्या याद रखोगे किस टैलेंटेड टीचर से पाला पड़ा था, जिसने ज्योग्राफी धुआं धुआं कर दी थी। क्या कर दी थी जी? धुआं धुआं कर दी थी। मैक्सिमम चीजें आपके लिए हैंड रिटन ही है पूरा। ये पानी है, इस पानी में ये एक बर्फ का टुकड़ा है, ये एक बर्फ का टुकड़ा है, ये एक बर्फ का टुकड़ा है। अब आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि इस पानी में ये जो आपको बर्फ का टुकड़ा दिखाई दे रहा है, इस बर्फ के टुकड़े का लगभग 90% पार्ट, 90% भाग तो पानी के अंदर है, 90% भाग पानी के अंदर है, और ये 10% भाग पानी के ऊपर है। याद रखना, ये 10% और 90% का आंकड़न। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो 90% पानी के नीचे है, 10% पानी के ऊपर है, इसको बोलते हैं आइसबर्ग। इसे हम बोलते हैं आइसबर्ग। हिंदी में कहा जाता है हिमखंड। क्या बोला जाता है जी? हिंदी में कहते हैं हिमखंड, बर्फ का टुकड़ा। और जब इसी बर्फ के टुकड़े का साइज बड़ा हो जाए, जब यही बर्फ का टुकड़ा आपका साइज बड़ा हो जाए, साइज इंक्रीजेस, याद रखिएगा, आकार बड़ा हो जाए, तो इसी को हम आइस शेल्फ यानी हिम शेल्फ कह देते हैं। तो इसी को हम आइस शेल्फ, हिम शेल्फ कह देते हैं। तो आशा है, उम्मीद है आइसबर्ग और आइस शेल्फ में पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा जी। हाँ, तो आइसबर्ग और आइस शेल्फ का आपको कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आइस शेल्फ एंड आइसबर्ग। आइस शेल्फ का मतलब है आइसबर्ग का बड़ा भाग, और आइसबर्ग का मतलब है बर्फ का ऐसा टुकड़ा जो 90% पानी के नीचे हो और 10% पानी के ऊपर हो। इसी प्रकार के आइसबर्ग से वो आपका जो पानी का जहाज था टाइटैनिक, वो टकरा गया था। जो उसका
कैप्टन था पानी के जहाज का, टाइटैनिक का, उसे पता नहीं था कि जो उसे छोटा सा बर्फ का टुकड़ा पानी के ऊपर दिखाई दे रहा है उसका 90% बड़ा भाग पानी के नीचे है, क्योंकि उसने ज्योग्राफी दीपक सर से तो पढ़ी नहीं थी, तो बेचारा कहां से पता करता। अब दीपक सर से पढ़ता तो समझ जाता और अच्छे से स्टीयरिंग घुमा के पानी के जहाज को साइड से वो भाई निकाल लेता। ठीक है, तो वो बेचारे ने सोचा कि साइड से हम निकल जाएंगे, लेकिन वो नीचे से बहुत बड़ा बर्फ का टुकड़ा था, उसका पानी का जहाज उससे टकराया, छेद हो गया, पानी घुस गया, टाइटैनिक ऐतिहासिक हादसा बन गया जी। ठीक है, तो ये मैंने सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझाया आइस शेल्फ और आइसबर्ग का, और विश्व का सबसे बड़ा आइस शेल्फ जो है वो आपका रॉस आइस शेल्फ है, और ये बिल्कुल रॉस आइस शेल्फ के ऊपर साउथ पोल एकदम बीचों बीच बसा हुआ है, बीचों बीच स्थित है। अब हम बात करते हैं, यहां पर अंटार्कटिका में रिसर्च स्टेशन भी है। ठीक है, अभी इसके ऊपर हम बाद में आएंगे, अभी पहले वाइल्ड लाइफ पे आ जाते हैं। अंटार्कटिका में पेंगुइन्स पाए जाते हैं। पेंगुइन्स यहां बहुत बड़े मात्रा में पाए जाते हैं, यानी अगर हम यहां की वाइल्ड लाइफ की बात करें, यहां के वन्य जीवन की बात करें, तो पेंगुइन्स यहां पर पाए जाते हैं। आपने देखा होगा पेंगुइन्स भारी मात्रा में। ठीक है, और पेंगुइन्स जो है दीज आर दी बर्ड्स। पेंगुइन्स एक पक्षी है, पेंगुइन्स जो है ये बर्ड्स है, ये हैं जी पक्षी, ये मछलियां नहीं है, पानी में तैर लेती हैं, लेकिन ये हैं बर्ड्स, क्योंकि इनके हैं पंख। तो अगर आपसे पूछे जाए कि पेंगुइन्स क्या है, तो बहुत सिंपल सा आंसर होगा कि पेंगुइन्स आर दी बर्ड्स। पेंगुइन्स एक प्रकार के पक्षी हैं। क्या है जी? पक्षी हैं। क्या है? पक्षी हैं। अब आते हैं रिसर्च स्टेशन की तरफ। अब अगर हम अंटार्कटिका की बात करें, तो अंटार्कटिका में बहुत सारे रिसर्च स्टेशन हैं जी। ठीक है, अंटार्कटिका में बहुत सारे रिसर्च स्टेशन हैं, शोध केंद्र हैं। ठीक है, तो रिसर्च स्टेशन की बात करते हैं जी। चलो जी चलो हो। अनुसंधान या शोध केंद्र कहते हैं। हम सीधे इंडिया की बात करते हैं। अंटार्कटिका में इंडिया के 3 लगभग शोध केंद्र हैं। एक का नाम है दक्षिण गंगोत्री, सबसे पहले यही शुरू हुआ था। दक्षिण गंगोत्री सबसे पहले यही शुरू हुआ था। दूसरा है आपका मैत्री, बाद में ये मैत्री शुरू हुआ, और सबसे बाद में शुरू हुआ जी भारती। जो लेटेस्ट वाला है वो हमारा भारती है। तो दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती, ये तीनों के तीनों इंडिया के हैं। ये तीनों के तीनों इंडिया के शोध केंद्र हैं जो अंटार्कटिका में हैं। अब मैं आपको मैप में दिखाता हूं कि ये मैप में किस लोकेशन पे जी आपको दिखाई दे जाएंगे जी। देखो जी, केजरीवाल साहब पढ़ाएंगे जी हम आपको। तो अगर ये अंटार्कटिका का मैप है, अगर क्या ये तो है ही, ये ऊपर की तरफ है इंडिया के तीनों शोध केंद्र, याद रखिएगा। ये तीनों ऊपर की तरफ है इंडिया के शोध केंद्र। ये है जी पहला वाला बोले तो दक्षिण गंगोत्री। ठीक है, ये है जी पहला वाला बोले, अच्छा ऐसे लिख दो, ये दक्षिण है, दक्षिण समझ जाना, दक्षिण गंगोत्री। इसी के नीचे है जी मैत्री, और इसी के नीचे है जी भारती। ये इंडिया के शोध केंद्र हैं। बट आप बहुत ध्यान से इनकी लोकेशन जी आप जरा देखो, क्योंकि इंडिया यहां पे रिसर्च करता है, शोध करता है, अनुसंधान करता है। कई सारे रिसर्चेज इंडिया ने यहां मतलब कर रखे हैं, तो इसलिए आप इसे ध्यान से देखना कि ये इंडिया का शोध केंद्र है अंटार्कटिका के मैप में। कोई डाउट हो तो आप मतलब डाउट भी पूछ सकते हो। ये पहला शोध केंद्र है अंटार्कटिका में इंडिया का, जो कि हमने 1983 में भारत सरकार के द्वारा इसे स्थापित किया गया, और इसने काम करना शुरू करा 1984 से, यानी कि 1984 से। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये सबसे पहला शोध केंद्र जो 1984 से मतलब शुरू हुआ, 1984 से शुरू हुआ। कोई भी शोध केंद्र हो इंडिया का, उसे रेगुलेट कौन करता है, उसे मतलब कौन चलाता है, अगर ये आपसे पूछा जाए तो लिख लो, जितने भी रिसर्च स्टेशन है अंटार्कटिका में, रिसर्च
स्टेशंस इन अंटार्कटिका एंड आर्कटिक, दोनों ही रीजन में। अंटार्कटिका बोले तो नीचे, आर्कटिक बोले तो ऊपर। रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिका एंड आर्कटिक, अनुसंधान केंद्र आप लिख सकते हैं। तो इनका जो रेगुलेशन है, जितने भी रिसर्च स्टेशन है, इनका रेगुलेशन, संचालन एनसीपीओआर करता है। एनसीपीओआर करता है, नेशनल सेंटर फॉर एनसीपीओआर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च। ये मैंने आपको स्टैटिक जीके और करंट अफेयर की भी यहां इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दी है। ठीक है, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च, इसकी स्थापना, इस्टेब्लिशमेंट इसकी हुई 1998 में, और इसका हेडक्वार्टर, इसका मुख्यालय है वास्को डी गामा। इसका हेडक्वार्टर, इसका मुख्यालय है वास्को डी गामा। इसका हेडक्वार्टर, इसका मुख्यालय है वास्को डी गामा। क्या है जी इसका हेडक्वार्टर, मुख्यालय? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा नामक शहर कहां है? तो आप लिख लो गोवा। गोवा में है जी वास्को डी गामा। गोवा में है जी वास्को डी गामा। गोवा में है जी वास्को डी गामा। ठीक है, तो यहां से रेगुलेट करता है। देखो, अंटार्कटिका के तो तीनों शोध केंद्र मैंने आपको लिखवा दिए। एक शोध केंद्र आपको पता आर्कटिक रीजन में भी एक ही है, तो इसलिए इसको यहां हम लिखेंगे। आर्कटिक रीजन के शोध केंद्र का नाम है हिमाद्री। तो जो हमारा यहां पर रिसर्च स्टेशन है आर्कटिक रीजन, आर्कटिक मतलब ऊपर वाला, नॉर्थ पोल वाला, आर्कटिक में जो है उसका नाम है हिमाद्री। उसका नाम है जी हिमाद्री। उसका नाम है हिमाद्री। ठीक है, इसे हम हिमाद्री रिसर्च स्टेशन कहते हैं, हिमाद्री। तो एक क्वेश्चन रिसर्च स्टेशन से आपको 100% पूछा जाएगा। लेकिन आपके कमाल की बात बताऊं, एक रिसर्च स्टेशन यहां पर, ये देखो जी, ध्यान से देखो, ये यहां साउथ पोल है, दक्षिणी ध्रुव। ये इंडिया के रिसर्च स्टेशन है जी, यहां पर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। ये विंसन मैसिफ नामक मैंने एक आपको चोटी बताई थी, जो कि अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है। व्हाइट कॉन्टिनेंट भी हम इसे कहते हैं। एक रिसर्च स्टेशन यहां पे और है जिसे कहते हैं वोस्टॉक। ये देखो जी लोकेशन, अंटार्कटिका में ये है जी वोस्टॉक। क्लियर नहीं दिखाई दे रहा तो मैं लिख दे रहा हूं, कौन सा है जी? वोस्टॉक। तो वोस्टॉक रशिया का शोध केंद्र है, ये रूस का रिसर्च स्टेशन है। तो इसके बारे में क्या क्वेश्चन जी आपसे बनेगा? तो इसके बारे में क्वेश्चन आपसे ये बनेगा, मैप में तो घेर में दिखाई दूंगा, कि वोस्टॉक रिसर्च स्टेशन हिंदी में बोलेंगे वोस्टॉक। रूस की भाषा में टा नहीं होता, वो ता को ता ही बोलते हैं। हिंदी में बोलेंगे वोस्टॉक। वोस्टॉक खमीस का बच्चा। ठीक, ये एक तो पहली बात कि ये रशिया का है, यानी कि रूस वालों ने वहां खोला है, बिल्कुल साउथ पोल के बहुत पास है। मैप में देखो, ये रहा जी आपका साउथ पोल, और ये रहा जी वोस्टॉक। मुझे लग रहा है लगभग 400-500 किलोमीटर का फासला होगा मात्र। वोस्टॉक में आप लिख लो कोल्डेस्ट
प्लेस इन दी वर्ल्ड, संसार का सबसे शीत या ठंडा स्थान कहां पर है जी? ये अंटार्कटिका का, रशिया का जो शोध केंद्र है वोस्टॉक के नाम से वो है। फटाफट छापो। देख रहे, हैंड रिटन नोट्स ऐसे आप बना सकते हैं। अगर कोई पीपीटी से भी बढ़ाए तो आप अपने खुद हैंड रिटन नोट्स अगर ऐसे बनाओगे तो आपको बढ़िया लगेगा। लगभग यहां टेम्परेचर माइनस तक चला जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। यहां पर रिकॉर्डेड जो सबसे कम टेम्परेचर है वो -89 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया जा चुका है 1983-84 के आसपास। अच्छा, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो जाए और क्वेश्चन आपसे थोड़ा सा अलग पूछा जाए। कैसे अलग पूछा जाए अभी अभी बता देता हूं। क्वेश्चन थोड़ा सा आपसे अलग पूछा जाए जी। कैसे, अभी देख लो। क्वेश्चन आपसे थोड़ा सा अलग पूछा जा रहा है। कैसे अलग पूछा जा रहा है? ऐसे देखो, आपसे सवाल ये पूछा गया कि कोल्डेस्ट प्लेस तो है, विश्व का सबसे ठंडा स्थान तो है, बट आउटसाइड द अंटार्कटिका, मतलब यही कोल्डेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड पूछा जाए, सेम क्वेश्चन, बट आउटसाइड द अंटार्कटिका, मतलब अंटार्कटिका से बाहर। अंटार्कटिका से बाहर सबसे ठंडा स्थान तो आपसे पूछा जाए, बट आउटसाइड द अंटार्कटिका, यानी अंटार्कटिका से बाहर। तो आंसर क्या होगा? तो आंसर होगा जी आपका, गुलाबी रंग से लिखते हैं, वर्खोयांस्क। याद रखिएगा, विश्व का सबसे ठंडा स्थान वोस्टॉक है अंटार्कटिका में, बट अगर ये पूछ लिया जाएगा विच इज लोकेटेड आउटसाइड द अंटार्कटिका, अंटार्कटिका से जो बाहर है, तो आंसर आपका मतलब होगा वर्खोयांस्क। और वर्खोयांस्क भी कहां है? तो ये भी रशिया रूस में ही है, लेकिन ये रूस वाले भाग में, यानी जो रूस देश है उस देश की लोकेशन में ये स्थित है। जो रूस देश है उस देश की लोकेशन में ये स्थित है वर्खोयांस्क, और ये अंटार्कटिका में ही स्थित है वोस्टॉक। ठीक है, तो ये मैप आप बहुत अच्छे से देखो जरा एक बार। ये मैप आपको बहुत अच्छे से देखना मतलब चाहिए। मैं फिर से एक बार इसको आपको दिखा देता हूं। रॉन आइस शेल्फ, रॉस आइस शेल्फ, विंसॉन मैसिव सबसे ऊंची चोटी, वोस्टॉक आपको दिखाई दे रहा होगा। अच्छा, अब यही एक क्वेश्चन आपका ये बनता है कि सबसे पहला रिसर्च स्टेशन यहां पे कौन सा था, मतलब पहले शोध केंद्र का नाम बताइए। तो लिख लो भाई यहां पर, फर्स्ट रिसर्च स्टेशन, पहला शोध केंद्र अंटार्कटिका में, पहला शोध केंद्र। तो आंसर होगा एमंडसन। क्या आंसर होगा जी? एमंडसन। तो एमंडसन स्टेशन पहला शोध केंद्र बना, जो कि अंटार्कटिका में खोला गया। किसके द्वारा? यूएसए अमेरिका के द्वारा। छापो, यूएसए अमेरिका के द्वारा। लिख लो, एमंडसन शोध केंद्र अंटार्कटिका में पहला शोध केंद्र बना जो यूएसए अमेरिका ने मतलब खोला। यूएसए अमेरिका ने खोला। एमंडसन।
ठीक है, मैप में देखो जी, आपको यहां साउथ पोल के बिल्कुल बीचों बीच दिखाई दे जाएगा एमंडसन। ये रहा जी एमंडसन स्कॉट, यूएस। एमंडसन एक नॉर्वे का एक नेविगेटर था, एक यात्री था, एक समुद्री यात्री था, जिसके द्वारा अंटार्कटिका की खोज घूम घूम कर मतलब की गई थी। अचानक से वो वहां पहुंच गया था। अंटार्कटिका को हम व्हाइट कॉन्टिनेंट कहते हैं। अच्छा, अंटार्कटिका का एक और नाम है जी, अंटार्कटिका का एक और नाम है। हम अंटार्कटिका को एक और नाम से जानते पहचानते हैं, आप लिख लो, अंटार्कटिका इज ऑल्सो कॉल्ड एज, नोट बना के लिखो, कॉन्टिनेंट ऑफ साइंस। इसे विज्ञान का महाद्वीप भी कहा जाता है। कॉन्टिनेंट ऑफ साइंस, विज्ञान का महाद्वीप। कॉन्टिनेंट ऑफ साइंस, विज्ञान का महाद्वीप, क्योंकि यह वैज्ञानिकों के लिए, साइंटिस्टों के लिए खोज करने के लिए बहुत कुछ है, रिसर्च करने के लिए बहुत कुछ है, इसलिए इसे व्हाइट कॉन्टिनेंट कहते हैं, कॉन्टिनेंट ऑफ साइंस कहते हैं। ठीक है, इसे रेगिस्तानी कॉन्टिनेंट कहते हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक रेगिस्तान है। सबसे ठंडा, इसे बर्फ का कॉन्टिनेंट भी कह लेगी, कि भारत के जो भी रिसर्च स्टेशन है अंटार्कटिका में या आर्कटिक में, उनका रेगुलेशन एनसीपीओआर के पास है, और इसका हेडक्वार्टर वास्को डी गामा यानी कि गोवा में है। वास्को डी गामा के नाम से एक शहर है गोवा में, और यहीं इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय स्थित है। तो अब आप जी ध्यान से देखो, हम लोगों ने वर्ल्ड ज्योग्राफी की शुरुआत की थी किससे? एशिया के साथ, यानी एशिया सबसे पहले पढ़ा था, फिर अफ्रीका को सबसे पहले पढ़ा था, फिर नॉर्थ अमेरिका को पढ़ा, फिर साउथ अमेरिका को पढ़ा, फिर यूरोप को पढ़ा, फिर ऑस्ट्रेलिया को पढ़ा, आज हमने अंटार्कटिका को पढ़ लिया है। ठीक है, ये 7 कॉन्टिनेंट्स को पढ़ने में लगभग मुझे लग रहा है कि शायद 13 से 14 लेक्चर का टाइम लगा होगा, अगर हम बीच में से एक प्रैक्टिस सेट को हटा दें और इंट्रो वाले चैप्टर को हटा दें। तो इंट्रो वाला चैप्टर, एक ओरिएंटेशन वाला चैप्टर, एक इंट्रो वाला चैप्टर और एक प्रैक्टिस सेट का चैप्टर, अगर इन 3 लेक्चर्स को मतलब हटा दें, जो भी आपके लेक्चर्स हो गए हों, जैसे 18 हुए हों तो ये हमने 15 लेक्चर में किया है, 20 हुए हों तो ये हमने 17 लेक्चर में किया है। अब जो हम करने के लिए जा रहे हैं वो इंडियन ज्योग्राफी यानी कि भारतीय भूगोल को करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी का वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक छोटा सा टेस्ट है जी, याद रखो जी, वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक छोटा सा टेस्ट है जी आपका। ठीक है, याद रखना, वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक छोटा सा टेस्ट के लिए आप सभी तैयार हो जाइए जी। अब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक टेस्ट लेने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, आप तैयार रहिएगा, इसके लिए आपको मार्क्स वगैरह भी मिलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, नंबर भी आपका मतलब मिलेगा, जिसमें से कि आपके जिससे 7 कॉन्टिनेंट्स के आपके क्वेश्चन बनेंगे। एक वर्ल्ड ज्योग्राफी का मैं टेस्ट तैयार करूंगा आप लोगों के लिए, बहुत ही बेहतरीन। वर्ल्ड ज्योग्राफी विश्व भूगोल टेस्ट, ये टेस्ट आपका कल परसों यानी फ्राइडे और शनिवार में कभी भी लिया जा सकता है। ये कल भी लिया जा सकता है और शनिवार को भी लिया जा सकता है, मतलब जहां तक है मोस्ट प्रोबेबली ये टेस्ट आपका सैटरडे यानी कि शनिवार को ही होगा। ये आपका सैटरडे, ये टेस्ट आपका शनिवार को ही होगा। ठीक है, आपकी टाइमिंग पर ही होगा, यानी कि 7 बजे ही होगा। ठीक है, और फिर भी मैं एक बार टेस्ट का फॉर्मेट मतलब देख लूंगा किस हिसाब से होता है, लेकिन शनिवार को ही होगा। आप अच्छे से पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी रिवीजन कर लेना। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके वो रहेंगे जो कि मैंने आपको यहाँ पढ़ाए हैं। कुछ क्वेश्चन कॉमन सेंस के भी हो सकते हैं, जैसे सपोज करो मान लो मैंने 50 क्वेश्चन का टेस्ट लिया, क्वेश्चन कितने भी हो सकते हैं, 30, 40, 50, कम से कम 30 तो होंगे। 50 क्वेश्चन का टेस्ट लिया तो उसमें से 40 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो कि आपके नोट्स के होंगे, और 10 क्वेश्चन बाकी के आपके स्टैटिक जी के एक्स्ट्रा पार्ट ऐसा जो कि ज्योग्राफी से संबंधित होता है उसके रहेंगे। देखना यह है कि किस बच्चे किस स्टूडेंट के बहुत अच्छे मार्क्स इसमें नंबर आते हैं। तो टेस्ट के साथ हमारी और आपकी होगी मुलाकात,
उस टेस्ट का मैं पूरा सॉल्यूशन दूंगा, उसे मैं पूरा सॉल्व कराऊंगा, आपको उस टेस्ट की एनालिसिस करूंगा कि आपके नंबर अगर कहीं कटे तो क्यों कटे, ताकि एग्जाम में ऐसी मिस्टेक, ऐसी गलतियां आपसे ना हो किसी भी कीमत पर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलता हूं। क्लास मेरी शाम को 7 बजे होती है। 7 बजे आप लोग सभी तैयार मिला करो, एकदम रेडी मिला करो। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।